So we will discuss a very important topic. Important topic, titration. The most important segment of chapter number 1, mole concept and stoichiometry. ये जो हमारा टॉपिक है टाइट्रेशन, इसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं और साथ में क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं, क्या रीजन है, वो हम धीरे धीरे करके कुछ जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ये समझेंगे। अब पहले कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि ये होता क्या है। बेसिकली अगर मैं आपको अभी ब्रीफ में बताने की कोशिश करूं तो ये है कि टाइट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और जिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का हम लोग कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? अननोन सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अननोन सॉल्यूशन बोलते हैं। अब ये जो मेरा अननोन सॉल्यूशन है, नाम से तो ऐसा लगेगा कि इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, बिकॉज इसका नाम कैसा है? इट्स नेम इज अननोन। लेकिन इस अननोन सॉल्यूशन की भी बेटा कुछ खासियत होती है। अगर मैं अननोन सॉल्यूशन को अगर इस तरह से बनाऊं, यानी मैं एक सॉल्यूशन लिया और मैं ये बोल रहा हूँ ये कैसा सॉल्यूशन है, ये एक अननोन सॉल्यूशन है, तो इसकी भी कुछ खासियत रहेंगी। किस तरह से? कि इसके बारे में क्या अननोन है। इसके बारे में जो पहली चीज अननोन होती है वो होती है इसका कंसंट्रेशन। दैट वी डोंट नो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पहली चीज अबाउट दिस अननोन सॉल्यूशन इज दैट इट्स कंसंट्रेशन इज अननोन। क्या इसके नेचर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होगी कि ये एसिडिक है, बेसिक है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है? बिल्कुल होगी। ठीक है। तो वी नो द नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, कि इसका नेचर कैसे रहने वाला है, कि ये एसिडिक है या बेसिक है। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। तो जो एसिडिक है या बेसिक है हमें इसका नेचर भी पता होगा। इसके वॉल्यूम के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन होगी, हमने कितना वॉल्यूम लिया है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अननोन सॉल्यूशन का जब हम लोग जिक्र करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसका क्या नहीं पता होता, हमें इसका कंसंट्रेशन नहीं पता होता, हमें इसका नेचर पता होता है, हमें इसका वॉल्यूम भी पता होता है। यानी कहने का मतलब ये वो पैरामीटर्स हैं जो हम जानते हैं किसी भी अननोन सॉल्यूशन के बारे में। तो भाई साहब ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है या फिर एक एक्सपेरिमेंट है जिससे हम लोग एक अननोन सॉल्यूशन का क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे? कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से इसका कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे, कैसे कैसे चीजें होती हैं, वो सबसे पहले मैं हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में जो पहली कमोडिटी जो आपने समझी वो क्या है? अननोन सॉल्यूशन। इसके बाद अब कुछ अननोन है तो कुछ नोन भी रहेगा, और जहां पर जो नोन क्वांटिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। अब ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कुछ नहीं, एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका आपको क्या क्या पता हो, जिसका कंसंट्रेशन भी पता हो, जिसका नेचर भी पता हो, और जिसका वॉल्यूम भी पता हो। तो इस एक्सपेरिमेंट का सेकेंड टर्मिनोलॉजी जो आपको समझनी है वो है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका हमें क्या पता होगा, जिसका हमें कंसंट्रेशन भी पता होगा, जिसका हमें नेचर भी पता होगा, और जिसका हमें वॉल्यूम भी पता होगा। ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये एक्सपेरिमेंट किस तरह से होता है। अभी तक हमने क्या क्या चीजें देखी कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर दो पर्टिकुलर कॉमोडिटी एग्जिस्ट करें, एक अननोन सॉल्यूशन और एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अननोन सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या अननोन होगा? कंसंट्रेशन अननोन होगा। और बाय द प्रोसेस ऑफ बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ टाइट्रेशन और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस वी विल ट्राई टू फिगर आउट
व्हाट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस अननोन सॉल्यूशन इज। इस अननोन सॉल्यूशन के बारे में हमें इसका नेचर पता होगा, क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि एसिडिक है या बेसिक है। इसके वॉल्यूम के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी कि इसका वॉल्यूम कैसा है। बट एक चीज जो हमें नहीं पता होगी वो क्या रहने वाली है, वो है इसका कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की जब मैं बात करता हूँ तो सारे कंसंट्रेशन टर्म्स की यहाँ पर अपने आप ही जिक्र हो जाता है कि हमें इसकी नॉर्मेलिटी नहीं पता है, हमें इसकी मोलैरिटी नहीं पता है, इस तरह की चीजें इसके बारे में हमें नहीं पता है। तो अब देखते हैं हम लोग ये एक्सपेरिमेंट किस तरह से परफॉर्म होता है और क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम लोग लैब में जब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो हम लोग लेते हैं एक फनल। क्या लेते हैं भाई, एक फनल ले लेते हैं। अब इस फनल का काम क्या है, इस फनल का उतना ही काम होता है कि ये क्या करेगी, कि ये आपके ब्यूरेट के अंदर, कि ये हमारे ब्यूरेट के अंदर, अगर ये मैं मानता हूँ ये मेरा एक ग्लास का ब्यूरेट है, इस ग्लास ब्यूरेट के अंदर ये क्या करेगी, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को फिल अप करेगी। कहाँ तक, सपोज करो ये जीरो रीडिंग, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये पूरा कंप्लीटली फिल्ड होता है। सपोज करते हैं हम कितना, 100 ml तक। और इसके अंदर क्या फिल्ड करेंगे आप, विद द हेल्प ऑफ दिस फनल, विद द हेल्प ऑफ दिस फनल इसके अंदर क्या डालेंगे आप, इसके अंदर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फिल्ड करेंगे। तो आपने कहाँ तक इसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फिल्ड कर दिया, आपने पूरा 100 ml इसके अंदर क्या फिल्ड कर दिया भाई, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फिल्ड कर दिया है। तो ये जो रेड कलर से हम लोग डिनोट कर रहे हैं ये बेसिकली क्या है, ये एक हमारे ब्यूरेट जो ग्लास की एक ट्यूब है उसके अंदर कौन फिल्ड है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फील्ड है। यानी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जब मैं नाम लेता हूं तो क्या मतलब हुआ इसका, इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन मुझे पता है, इसका मुझे कंसंट्रेशन भी पता है, इसका मुझे नेचर भी पता है, और इसका मुझे वॉल्यूम भी पता है। अब इस पर्टिकुलर कॉमोडिटी को हम लोग रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, हम इसको रिएक्ट कराते हैं अपने अननोन सॉल्यूशन के साथ। किसके साथ, अननोन सॉल्यूशन के साथ हम लोग इसको क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे। ये फिर से मैंने फ्लास्क ले लिया, इसके अंदर मेरा कौन प्रेजेंट है, अननोन सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अब अननोन सॉल्यूशन के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, मतलब क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, इसका मुझे नेचर पता है कि ये नेचर कैसा है इसका, लेकिन मुझे इसका क्या नहीं पता, इसका मुझे कंसंट्रेशन नहीं पता। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं बस यही पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि इस पर्टिकुलर अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या रहने वाला है। तो इसका क्या पता है आपको, इसका आपको नेचर भी पता है, और इसका क्या पता है भाई आपको, इसका आपको वॉल्यूम भी पता है। तो सपोज करो आपने इस अननोन सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम लिया, सम VML ले लिया, ठीक है। इसका नेचर भी आपको क्या है पता है, वॉल्यूम भी पता है। क्या नहीं पता है, इसकी नॉर्मेलिटी नहीं पता है। क्या नहीं पता है, इसकी मोलैरिटी नहीं पता है। तो यही कंसंट्रेशन आप क्या करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट होता है होता किस तरह से, कि यहाँ से फनल के द्वारा आपने क्या करा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को यहाँ फिल्ड कर लिया अप टू 100 ml। अब आप क्या करेंगे, आप ड्रॉप बाई ड्रॉप, आप ड्रॉप बाई ड्रॉप इसके थ्रू, यहाँ जो ओपनिंग वेल्व है इसके थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको इसके अंदर डलवाएंगे, इसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को अननोन सॉल्यूशन के अंदर। अब जब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अननोन सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तो इसके साथ रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा। तो हम एक पर्टिकुलर केस ऑफ सिनेरियो लेते हैं जहां पर हमें चीजों को समझने में ज्यादा आसानी होगी, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सपोज करता हूँ मेरा जो अननोन सॉल्यूशन जो दे रखा है वो कैसा दे रखा है बेटा, एसिडिक नेचर का दे रखा है। तो जस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराना चाहता हूं तो मुझे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को इसके अपोजिट नेचर का लेना पड़ेगा। यानी अगर मुझे अननोन सॉल्यूशन जो था वो अगर दे रखा है एसिडिक, तो मुझे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को लेना पड़ेगा बेसिक। और यहाँ बहुत आसान जो हम लोग क्लास 8th 9th 10th से रिएक्शन पढ़ते हुए आते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो यहाँ पर होगी बेसिकली। किस तरह से, कि अगर आपने क्या लिया, अननोन सॉल्यूशन आपने एसिडिक लिया, तो आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बेसिक लेना पड़ेगा। इन द सिमिलर सिनेरियो अगर आपने अननोन सॉल्यूशन कैसा लिया, अगर आपने अननोन सॉल्यूशन बेसिक लिया, तो आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसा लेना पड़ेगा, एसिडिक लेना पड़ेगा। अब देखो ये एक्सपेरिमेंट होता किस तरह से है, हम एक पर्टिकुलर केस ऑफ सिनेरियो अज्यूम कर लेते हैं कि एसिडिक लिया। सपोज करो मैंने, मेरा जो अननोन सॉल्यूशन है वो एसिडिक है और जो मेरा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो बेसिक है। अब मैं एक एसिड के अंदर बेस को डालना स्टार्ट करता हूँ,
अब जैसे जैसे ये बेस जाएगा इसके अंदर, ये क्या करना स्टार्ट करेगा, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट करेगा। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर पूरा एसिड क्या हो चुका होगा, न्यूट्रलाइज हो चुका होगा। अब हम इसके साथ साथ क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक डाल देते हैं भाई, क्या, हम इसके अंदर एक डाल देते हैं, सपोज करो क्या बेटा, इंडिकेटर डाल देते हैं। और इंडिकेटर का काम ये होता है, जैसे ही सॉल्यूशन का नेचर चेंज हो, फ्रॉम एसिडिक टू बेसिक या फिर बेसिक टू एसिडिक, ये अपना क्या कर दे, कलर चेंज कर दे। अब जरा इसको फिर से ध्यान से समझना, हुआ क्या कि मैं पहला केस ऑफ सिनेरियो अज्यूम कर रहा हूँ जहां पर मैं एक एसिड के अंदर क्या डाल रहा हूँ, बेस डाल रहा हूँ। तो मेरा एसिडिक कैसा है, अननोन सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मेरा बेसिक है। और मैं एक एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर बेसिक सॉल्यूशन डालना स्टार्ट करता हूँ विद सम इंडिकेटर। तो जैसे जैसे यहाँ से एक बेस अंदर जाना स्टार्ट करेगा, वो एसिड को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। एक पॉइंट आएगा, ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और फिर जैसे ही आप और थोड़ा सा क्या डालेंगे, बेसिक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और डालेंगे, तो इसका कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। रीजन इज कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो चुका है, चेंज हो चुका है फ्रॉम एसिडिक टू बेसिक। समझे। तो ये जैसे ही इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां पर कंप्लीट एसिड कंप्लीट बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, हम वैल्यूएट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और उसकी मदद से हम लोग हमारी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी की वैल्यू यानी कंसंट्रेशन, अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, टाइट्रेशन बोलते हैं। और टाइट्रेशन के साथ साथ हमने दो टर्म्स और लिखे थे, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम्स इन्वॉल्व हैं। ये एनालिसिस आप कर पा रहे हैं कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम इसके अंदर चला गया, उसकी हेल्प से। सेकंड सेट ऑफ सिनेरियो कि इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर आप इवैल्यूएशन ऑफ क्वांटिटीज कर रहे हैं, यहाँ पर आप नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए टाइट्रेशन क्या है, तो टाइट्रेशन आप सिंपल भाषा में इतना ही बोलेंगे कि टाइट्रेशन एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, एक अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, उसको रिएक्ट करा के किसके साथ, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ। और हमेशा याद रखिएगा कि आप जिस नेचर का आपका अननोन सॉल्यूशन दे रखा होगा, उसके अपोजिट नेचर का आपको क्या लेना पड़ेगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। रीजन इज कि तभी जाकर ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, इन दोनों को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज करने के बाद जैसे ही आप थोड़ा सा और डालेंगे, तब जाके इंडिकेटर क्या करेगा, कलर चेंज करेगा। तो अगर आपने अननोन सॉल्यूशन एसिडिक लिया है, तो आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बेसिक लेना पड़ेगा। अगर आपने अननोन सॉल्यूशन बेसिक लिया है, तो आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एसिडिक लेना पड़ेगा। तो ये पूरा सिनेरियो है। अब इन सारी बातों को हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखिए फटाफट से, इसको नोट बनाकर इसको लिख लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वी try to find the concentration of unknown solution। अब तरीका क्या होता है वो हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। इसमें जो और एक और इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अननोन सॉल्यूशन हमारा क्या डिटरमाइन करेगा कि हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का नेचर क्या रहने वाला है। तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिए कि जो अननोन सॉल्यूशन होता है वो डिटरमाइन करता है कि हमें हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम चूज करेंगे। इसके बाद मैंने जो आपको टाइट्रेशन के बारे में बताया उसको लिखिए। टाइट्रेशन क्या है, टाइट्रेशन क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है या फिर प्रोसेस है।
क्या करने के लिए? डिटरमाइन कर कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है। कैसे करते हैं इसको? हम रिएक्ट करते हैं किसके साथ? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो ये टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट हो गया। अब मैं आपको थोड़ा मैथमेटिक्स और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर चलता हूँ कि ये होता किस तरह से है। तो आपने क्या देखा कि हम वही सिनेरियो ले लेते हैं कि एक एसिड हमने कैसा लिया, अननोन सॉल्यूशन लिया, और उसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बेसिक के साथ। तो यहाँ से बेस अंदर जाना स्टार्ट होगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, और जब पूरा न्यूट्रलाइज कर देगा तो क्या उस वक्त मिल इक्विवेलेंट एसिड के और बेस के बराबर होंगे, या फिर इक्विवेलेंट्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस? तो अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि जब एक एसिड या फिर जब एक एसिड बेसिक रिएक्शन कंप्लीटली हो जाएगी, तो उस पर्टिकुलर केस ऑफ सिनेरियो में जो इक्विवेलेंट्स होंगे एक एसिड और बेस के, वो कैसे रहेंगे? बराबर रहेंगे। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है जिसके द्वारा आप क्या करते हैं, टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट में अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को इवेल्युएट करते हैं। तो जब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर क्या एक नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, किसके? एसिड और बेस के, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंस पॉइंट। भी इक्विवेलेंस पॉइंट होता क्या है? अगर समझना हो इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा, तो हम यही कहेंगे कि वो पॉइंट है जहां पर एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और अननोन सॉल्यूशन के बीच की रिएक्शन को क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो चुका होगा। देखिए, व्हेन रिएक्शन बिटवीन दी स्टैंडर्ड एंड अननोन सॉल्यूशन गेट्स कंप्लीटेड। अब इसी एक्सपेरिमेंट में देखिए, इसी सिनेरियो को पकड़िए, एसिड की रिएक्शन करानी है किसके साथ? बेस के साथ। तो आपका अननोन सॉल्यूशन एसिडिक था, आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बेसिक है। अब एसिड के अंदर आप ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डलवा रहे हैं, एक बेसिक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डलवा रहे हैं, और यहाँ क्या हो रहा होगा, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा होगा। न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, एसिड ने एसिड को बेस ने पूरा कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन यहाँ रिएक्शन आपकी स्टॉप नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त पर इंडिकेटर अपना कलर चेंज नहीं करेगा और आपको पता नहीं चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं। वो तो तब चेंज करेगा जब सॉल्यूशन का नेचर क्या हो, चेंज हो जाए, और सॉल्यूशन का नेचर तब चेंज होगा जब आप एटलीस्ट एक दो बूंद एक्स्ट्रा क्या डाल दें, बेसिक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इसके अंदर डाल दें। उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर इसका नेचर एसिडिक से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेसिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपको पता चल जाएगा, इंडिकेटर आपका कलर चेंज कर देगा उस पॉइंट पे, और आपको पता चल जाएगा कि आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो हमेशा याद रखेंगे हम लोग कि जो हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती है वो इक्विवेलेंस पॉइंट पर हो जाती है, लेकिन हम जो रिएक्शन स्टॉप करते हैं वो हम कहाँ पर करते हैं, वो हम करते हैं एंड पॉइंट पर। और एंड पॉइंट हमेशा इक्विवेलेंस पॉइंट के क्या होता है, बाद में आता है। और ये वो पॉइंट है जहां पर कोई भी इंडिकेटर अपना क्या करेगा, कलर चेंज करेगा। कोई भी इंडिकेटर क्या करता है, अपना कलर चेंज करता है। तो ये हो गया बेसिक टाइट्रेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कितने तरह के टाइट्रेशन होते हैं। तो सबसे पहला टाइट्रेशन जो हमें पढ़ना होता है वो है
एसिड बेस टाइट्रेशन। सेकेंड टाइट्रेशन जो हम लोग देखते हैं वो है रिडॉक्स टाइट्रेशन। थर्ड टाइट्रेशन जो होता है वो है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। फोर्थ टाइट्रेशन जो होता है वो है कॉम्प्लेक्सो मेट्रिक टाइट्रेशन। अब देखिए इनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो पहली चीज, इनको पढ़ने से पहले आपको ये समझना है कि जो आपके सिलेबस में जो टाइट्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एसिड बेस टाइट्रेशन और रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो हम पूरी एनालिसिस अपनी इन्हीं को सिलेबस से स्टिक होकर इन्हीं दोनों टाइट्रेशन पे बेस्ड रहेंगे। और जो कौन कौन से टाइट्रेशन हमें पढ़ने हैं, हमें पहला पढ़ना है एसिड बेस टाइट्रेशन और दूसरा पढ़ना है हमें रिडॉक्स टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये फर्दर क्लासीफाई होता है तीन तरह के टाइट्रेशन के अंदर। पहला सिंपल टाइट्रेशन, दूसरा बैक टाइट्रेशन, और तीसरा डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन। तो अब हम लोग विधिवत तरीके से ये तीन तरह के टाइट्रेशन को पढ़ने की स्टार्टिंग करते हैं। Acid based titration is classified into three categories. First is simple titration, second impact titration, and third is double indicator titration. तो सबसे पहला जो हमें टाइट्रेशन पढ़ना है वो हमारा कौन सा रहेगा? वो हमारा यही रहेगा कि सिंपल टाइट्रेशन क्या होता है। सिंपल टाइट्रेशन के अंदर देखिए, सिंपल टाइट्रेशन को आपको समझना है कि इसके अंदर क्या होता है और कैसे होता है। और सिंपल टाइट्रेशन को समझाने से पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि टाइट्रेशन ही क्या होता है और इसके अंदर क्या होता है, चीजें किस तरह से होती हैं, तो पहले आप वही बता दीजिए। तो अगर आपसे टाइट्रेशन नहीं पूछा जाए तो टाइट्रेशन का क्या मतलब बताएंगे आप? कि सर, एक अननोन सॉल्यूशन की एक नोन या फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराना और उसका कंसंट्रेशन बताना, यही क्या है? टाइट्रेशन है। और इसकी रिएक्शन हम लोग कब तक कराते हैं? हम इक्विवेलेंस पॉइंट तक आने तक इसकी रिएक्शन कराते हैं। और ये इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? ये इक्विवेलेंस पॉइंट वो होता है जहां पर एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दे किसी बेस को, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दे किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट को। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके? अननोन सॉल्यूशन के क्या होंगे? बराबर होंगे किसके? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। और हम रिएक्शन कब स्टॉप करेंगे? हम रिएक्शन स्टॉप करते हैं एंड पॉइंट पर। और एंड पॉइंट क्या होता है? यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर अपना क्या करेगा? कलर चेंज करेगा। ठीक है। तो अब थोड़ी सी इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की झलक समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस विल बी डिपेंडेंट ऑन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। तो हम जानते हैं कि अगर बोला जाए कि 1 मिली इक्विवेलेंट्स हैं तो इसका मतलब क्या होगा? 1 मिली इक्विवेलेंट्स का सिंपल सा मतलब होगा कि 10⁻³ इक्विवेलेंट्स हैं। कितने हैं? 10⁻³ इक्विवेलेंट्स हैं। और अभी तक के इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से और कंसंट्रेशन टर्म से हम कितने तरीके से इक्विवेलेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं? तो सर्टेनली आप कहोगे कि सर हमारे पास तीन तरीके हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को क्या करने के? कैलकुलेट करने के। क्या तरीके हैं? कि या तो सर आप क्या करिए, वेट इन ग्राम होल डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास निकाल लीजिए, तो आपको क्या पता चल जाएगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पता चल जाएगा। या फिर आप क्या करिए, नॉर्मेलिटी अगर आपको दे रखी है तो वॉल्यूम इन लीटर का मल्टीप्लाई करिए, तो आपको क्या पता चल जाएगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पता चल जाएंगे। और अगर आपको मोलैरिटी दे रखी है तो आप इसमें किसका मल्टीप्लाई करिए? एन फैक्टर का मल्टीप्लाई करिए, जिससे ये टर्म क्या बन जाए?
नॉर्मेलिटी बन जाए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए वॉल्यूम इन लीटर के साथ, तो आपको क्या पता चल जाएंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पता चल जाएंगे। तो यही तीन तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं। और इन दी सिमिलर मैनर अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ये हैं, तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स क्या होंगे? तो सर सिंपल सी बात है, एक मिली इक्विवेलेंट 10⁻³ इक्विवेलेंट्स के बराबर होता है। अगर आपसे बोला जाए नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स निकालने का क्या तरीका होगा, तो आपको क्या करना है, जो भी इक्विवेलेंट्स आ रहे हैं उसमें 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही करेंगे ना। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स क्या निकल कर आएंगे, वेट इन ग्राम होल डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास इनटू 1000, पहला तरीका। दूसरा तरीका नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, किसमें, एमएल में। तीसरा तरीका मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, अब फिर से वॉल्यूम किस में लेना पड़ेगा, एमएल में। तो ये तीन तरीके हैं जिनके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स को एवेल्युएट या फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप मेरा विश्वास मानिए कि पूरा टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट या फिर टू टाइट्रेशन के जो भी सवाल हैं वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड रहेंगे कि आप किस तरह से इन तीन फॉर्मूले का यूज कर कर क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करेंगे किस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, इक्विवेलेंस पॉइंट पर, जहां पर एक अननोन सॉल्यूशन के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे किसी भी एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के इक्विवेलेंट्स के। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लौट कर आते हैं अपने कोर सवाल, जो क्या था हमारा, ये था कि हमें ये समझना है कि मेरा स्टैंडर्ड सिंपल टाइट्रेशन क्या है। यानी मैं समझना चाह रहा हूँ कि मेरा सिंपल टाइट्रेशन है क्या और किस तरह से होता है। ये बात तो क्लियर है, एक एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का पार्ट है, तो यहाँ पर जरूर अननोन सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में कोई ना कोई एक एसिडिक नेचर का होगा और दूसरा उसके अपोजिट नेचर बेसिक नेचर का होगा, और इनकी हम लोग रिएक्शन कराएंगे। और कब तक रिएक्शन कराएंगे, जब तक एक एसिड कंप्लीटली बेस को न्यूट्रलाइज ना कर दे या फिर एक बेस कंप्लीटली एसिड को न्यूट्रलाइज ना कर दे, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ अननोन एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और हम रिएक्शन रोकेंगे कहाँ पर, हम रिएक्शन रोकेंगे एंड पॉइंट पर, जहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, या फिर आप बात करें एंड पॉइंट क्या होता है, जहां पर कोई भी एक इंडिकेटर अपना कलर को चेंज कर देगा। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, जहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अननोन सॉल्यूशन के बराबर है। तो इतनी कहानी को साथ रखते हुए हम लोग आगे की पढ़ाई करते हैं और समझते हैं कि ये सिंपल टाइट्रेशन है क्या। तो जैसे इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। किस तरह से, ये जो सिंपल टाइट्रेशन की आप बात कर रहे हैं, किसकी भाई, सिंपल टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं, ये अपने नाम की तरह ही सिंपल है। किस तरह से, कि इसके अंदर कुछ भी एक्सेस में नहीं होगा, इसके अंदर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा। आपको यही याद रखना है, कभी भी सिंपल टाइट्रेशन का सवाल अगर आपके सामने आएगा तो इसके अंदर कुछ भी एक्सेस में नहीं दे रखा होगा, ना तो एसिड एक्सेस में होगा ना बेस एक्सेस में होगा, इसके अंदर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा होगा। और बी पॉइंट डालें तो यही लिख देते हैं कि कुछ भी एक्सेस में नहीं होगा। और जब इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड को मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस के बराबर इक्वेट कर देना है। जब इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाए तो चुपचाप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस के बराबर आपको क्या कर देना है, इक्वेट कर देना, और यहीं से सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो देखते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं और हमें जब न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो हमें किस तरह से उसको डील करना है। तो जब आप इस वीडियो को देखें तो कोशिश करिएगा कि ये जो क्वेश्चन लिखने वाला पार्ट है इसको आप क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। देखिए जरा कि क्वेश्चन किस तरह से दे रखा होगा। क्वेश्चन इस तरह से होगा कि 100 ml ऑफ unknown NaOH solution requires 20 ml of N/10 H2SO4 for complete neutralization. Calculate normality of
NaOH सॉल्यूशन। तो ये आपका सवाल है। अब इसका सॉल्यूशन करते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आप इस पूरी सिचुएशन में जितने भी स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन सारे स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली आप रिप्रेजेंट करें। किस तरह से, जरा देखिए। ये हमें दे रखा था NaOH का अननोन सॉल्यूशन। मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा कि मुझे दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मेरा अननोन सॉल्यूशन है कौन? NaOH का। कितना है? 100 ml है। तो इतनी बात पढ़कर आप क्या कर सकते हैं? 100 ml ऑफ अननोन NaOH सॉल्यूशन। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ? इसकी रिएक्शन हम मुझे करानी पड़ती है किसके साथ? 20 ml ऑफ N/10 H2SO4 के साथ। इसकी रिएक्शन करानी पड़ती है किसके साथ? 20 ml ऑफ N/10 H2SO4 के साथ। और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो कभी ना कभी तो इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, और जब इक्विवेलेंस पॉइंट आता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे, ठीक है। So with the help of these three ways, we will try to evaluate the number of equivalents at the equivalence point. तो मिल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितने रहेंगे? 20 × 1/10 नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। और मिल इक्विवेलेंट ऑफ बेस जो मेरा अननोन सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम मुझे दे रखा है 100 ml, और इसकी नॉर्मेलिटी मुझे नहीं पता है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? इसकी नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट कर लूंगा। वो कितनी निकल कर आएगी? 2/100 या फिर 1/50 नॉर्मल निकल कर आएगी। कितनी आ रही है? 2/100 या फिर 1/50 निकल कर आ रही है। ठीक है। अब ये तो एक बहुत बेसिक सवाल था इसका, सिंपल टाइट्रेशन का, जहां पर हमें क्या करना है? पहले सारी सिचुएशन को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर लेना है, और उसके बाद इक्विवेलेंस पॉइंट पर क्या कर देना है? इक्विवेलेंस पॉइंट पर मिल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड को मिल इक्विवेलेंट ऑफ बेस के बराबर इक्वेट कर देना है। आगे देखिए कि क्वेश्चन के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह से बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अगर आप डायग्रामेटिकली चीजों को रिप्रेजेंट करना सीख गए तो आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन दे रखा है 20 ग्राम मिक्सचर ऑफ NaCl एंड NaOH is dissolved in water and made up to 100 ml. 10 ml of this solution requires 20 ml of M/2 H2SO4 solution for complete neutralization. Calculate percentage of NaCl in original mixture। ये सवाल है। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? तो तरीका वही है कि आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को पहले डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है, और इसको इस तरह से कर देना है कि आपको दोबारा सवाल पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इस तरह से जरा देखिए, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा और उस सारी सिचुएशन को लिखता चला जाऊंगा कि मुझे जो सॉल्यूशन दे रखा था वो कितना था? NaCl और NaOH का 20 ग्राम सॉल्यूशन द मिक्सचर दे रखा था। तो मैंने NaCl लिख लिया, NaOH लिख लिया। अब इन दोनों का वेट कितना है? 20 ग्राम है।
अब आगे पढ़िए, डिजोल्व इन वाटर एंड मेड अप टू 100 ml। अब मैंने इसको क्या करा, इन दोनों को उठा के पानी के अंदर मिला दिया और इसको कितना बना दिया, 100 ml बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़िए, क्या कह रहा है, 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो इसका कितना निकाल लिया भाई, इस सॉल्यूशन के 100 ml में से निकाल लिया कितना, 10 ml बाहर निकाल लिया। अब इस 10 ml को जो आपने बाहर निकाला है, इसकी रिएक्शन आप कराते हैं किसके साथ, 20 ml ऑफ M/2H2SO4 के साथ। अब इसकी रिएक्शन मैं कराऊंगा किसके साथ, 20 ml ऑफ M/2H2SO4 के साथ रिएक्शन कराऊंगा। तो देखो, इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप बस ये देखिए कि आपकी रिएक्शन हो कहाँ रही है। आप जो टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा रहे हैं, आप वो करा रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, यानी इस सॉल्यूशन 10 ml के साथ आप क्या करा रहे हैं, उसकी रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड हैं वो कितने हैं, मिली इक्विवेलेंट्स कितने हैं, 1/2 मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर H2SO4 का, 2 इंटू वॉल्यूम 20 ml। तो कुल मिलाकर जो मिली इक्विवेलेंट्स निकल कर आ रहे हैं वो 20 मिली इक्विवेलेंट्स निकल कर आ रहे हैं H2SO4 के। और जब इक्विवेलेंस पॉइंट आया होगा तो यानी कि ये जाहिर सी बात है कि 10 ml में भी कितने होंगे, 20 मिली इक्विवेलेंट्स रहे होंगे। अब वो किसके होंगे वो हम बाद में एनालिसिस करेंगे। अगर 10 ml में 20 मिली इक्विवेलेंट्स हैं तो 100 ml में कितने होंगे, बिल्कुल 200 मिली इक्विवेलेंट्स रहेंगे। कितने रहेंगे, 200 मिली इक्विवेलेंट्स रहेंगे। इस तरह से अगर 10 ml में 20 मिली इक्विवेलेंट्स हैं तो 100 ml में कितने रहेंगे, ये कैलकुलेट करना है। तो ये बहुत सिंपल लीनियर कैलकुलेशन है। 10 ml में अगर 20 मिली इक्विवेलेंट्स होते हैं तो 1 ml में 2 मिली इक्विवेलेंट्स होंगे, तो 100 ml में 200 मिली इक्विवेलेंट्स निकल कर आएंगे। ये कराया है हमने। ठीक है, अब थोड़ी सी फर्दर एनालिसिस ये और करनी पड़ेगी आपको, क्या, कि जो NaCl है ये कैसे बना होगा, ये मैंने इसका नेचर क्या है, इसका नेचर कैसा है, ये एसिडिक है, बेसिक है, ये किस तरह का नेचर है। तो NaCl के बारे में आप देखोगे कि ये बना है किससे, NaOH और HCl से मिलकर बना हुआ है। जिसमें NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलने वाला सॉल्ट का नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। और जो मेरा NaOH दे रखा है वो कैसा है, एक बेसिक है, ये न्यूट्रल ये बेसिक। और यहाँ एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, बेस की। तो यहाँ से जो मिली इक्विवेलेंट्स न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे, ऑल दो सॉल्यूशन में NaCl भी जाएगा, लेकिन जो न्यूट्रलाइजेशन होगा वो किसकी वजह से होगा, NaOH की वजह से ही होगा। तो ये जो बी 200 मिली इक्विवेलेंट्स आ रहे हैं, जो 10 मिली इक्विवेलेंट्स आए 10 ml, 20 मिली इक्विवेलेंट्स आए 10 ml में, और 100 ml में जो 200 मिली इक्विवेलेंट्स आए हैं वो किसके हैं, NaOH के हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो एनालिसिस आई है हमारी NaOH के लिए आई है। NaOH के लिए क्या एनालिसिस निकल कर आई है कि मेरे सॉल्यूशन के अंदर जो मिली इक्विवेलेंट्स थे किसके, NaOH के, वो थे 200। अब क्या मैं इसके करस्पॉन्डिंग वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 कर कर इसको 200 के करस्पॉन्डिंग लगाकर क्या मैं इसका वेट इन ग्राम नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। किस तरह से, कि जो भी वेट होगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास कितना 40 होल डिवाइडेड बाई एन फैक्टर NaOH का 1 इंटू 1000 इज इक्वल टू 200। इतना काम कर लिए तो क्या पता चला, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो वेट इन ग्राम निकल कर आ रहा है NaOH के लिए वो आ रहा है 8 ग्राम्स निकल के। जब आपने 8 ग्राम्स फाइंड आउट कर लिया, आपको पता था जो आपका इनिशियल सॉल्यूशन का मिक्सचर है वो कितना है, 20 ग्राम। तो इस 20 ग्राम में से 8 ग्राम कौन है, NaOH है, तो बचा हुआ NaCl कितना होगा, 12 ग्राम। तो वेट इन ग्राम ऑफ NaCl जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा कितना, 12 ग्राम। और आपसे क्वेश्चन में पूछा था परसेंटेज ऑफ NaCl बताओ, वो कितनी होगी, 12 ग्राम NaCl ओवर 20 ग्राम इंटू 100। ये परसेंटेज जो निकल कर आएगी वो कितनी होगी, 60%। तो कभी भी टाइट्रेशन का सवाल हमारे सामने आएगा तो हमें सारी सिचुएशन को क्या कर लेना है, क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना है किसके अंदर, डायग्राम के फॉर्म के अंदर। देखिए बिल्कुल सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है। किस तरह से है कि अब दे रखा है 10 ग्राम मिक्सचर ऑफ CaCl2 and CaCO3 is made up to 1 liter by adding
वाटर, जिसमें से 10 ml सॉल्यूशन को रिक्वायरमेंट है, 10 ml of this solution requires 1 ml of M/2 HCl for neutralization. Calculate percentage of CaCO3 in the mixture. मिक्सचर के अंदर परसेंटेज ऑफ CaCO3 बताएं। तो देखिए, सेम कहानी फिर से दोहराइए, जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। अब CaCl2 दे रखा है, CaCO3 दे रखा है, और इन दोनों का वेट कितना है, 10 ग्राम। तो मैंने 10 ग्राम लिखा, और ये 10 ग्राम किससे कंसिस्ट है, CaCl2 और CaCO3 से। इन दोनों के मिक्सचर को क्या करा गया है, इस मेड अप टू 1 लीटर, यानी कि 1000 ml बना दिया गया है, क्या करके, वाटर ऐड करके। और इसमें से निकाला गया है कितना, 10 ml निकाला गया है, लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। और इसकी रिएक्शन कराई जाती है किसके साथ, 1 ml ऑफ M/2 HCl के साथ। ठीक है, अब फिर से एनालिसिस करिए। क्या एनालिसिस करेंगे कि जो CaCl2 है ये किससे मिलकर बना होगा, COH फोर प्लस HCl। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड। इनसे मिलने वाला सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल। कैसा रहेगा ये, न्यूट्रल। और वहीं CaCO3 के बारे में अगर एनालिसिस करोगे तो क्या पता चलेगा, ये किससे मिलेगा, COH फोर ट्वाइस प्लस H2CO3 से। तो ये एक कैसा सॉल्ट है, एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है, इसलिए इसका नेचर कैसा रहेगा, इसका नेचर रहेगा बेसिक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम सॉल्यूशन, अगर आप 10 ग्राम मिक्सचर लेते हो किसका, CaCl2 और CaCO3 का, तो इसमें जो न्यूट्रलाइजेशन के अंदर पार्ट लेगा वो रहेगा CaCO3। यानी आपने 1000 ml बनाया, उसमें से निकाला 10 ml, तो ये 10 ml में जो इसके साथ रिएक्ट करके इसको न्यूट्रलाइज करेगा वो कौन होगा, इसमें आने वाला CaCO3 10 ml में। तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर से वही एनालिसिस लगाइए, और प्रीवियस रेट्रो एनालिसिस की तरह से इसको क्या करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। किस तरह से, जरा देखिए कि 1 ml ऑफ M/2 HCl के अंदर कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स रहेंगे। मिली इक्विवेलेंट्स की बात करी जाए, 1 ml इंटू 1/2 इंटू 1, एन फैक्टर 1 है, तो हमारे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकल कर आ गए 0.5। अगर सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके अंदर, इस 10 ml के अंदर प्रेजेंट होंगे, कितने, 0.5 मिली इक्विवेलेंट्स, क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट पे एसिड और बेस के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। अब अगर इसकी रिएक्शन कराई जाए, मतलब ये जो मिली इक्विवेलेंट्स है 10 ml में कितने आ रहे हैं, 0.5, तो आपसे पूछा गया है कि इस 1000 ml में कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स रहेंगे, ये सवाल है। कितने आएंगे, 50 मिली इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। अब आपको पता है, आपने रेक्टो एनालिसिस पहले ही कर लिया कि ये जो 50 मिली इक्विवेलेंट्स होंगे वो किसके होंगे, ये CaCO3 के रहेंगे, क्योंकि CaCO3 ही होगा जो क्या है, बना होगा एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के साथ। तो CaCO3 के लिए जब आप एनालिसिस करेंगे, आपको पता है इसके मिली इक्विवेलेंट्स कितने हैं, 50 हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग वेट निकाल लीजिए, वेट इन ग्राम मोल डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 इज इक्वल टू 50। तो वेट इक्विवेलेंट मास कितना होगा, 100 मोल डिवाइडेड बाई 2, CaCO3 एन फैक्टर 2 इंटू 1000 बराबर 50। तो यहाँ से जो वेट निकल कर आ रहा है किसका, CaCO3 का, वो निकल कर आएगा 2.5 ग्राम। कितना आएगा, 2.5 ग्राम निकल कर आएगा। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था, फाइंड द परसेंटेज ऑफ CaCO3 इन दी मिक्सचर। तो परसेंटेज ऑफ CaCO3 कैसे निकलेगी फिर, परसेंटेज ऑफ CaCO3 बहुत आसान है, वेट इन ग्राम ऑफ CaCO3 2.5 ग्राम ओवर 10 ग्राम इंटू 100, तो ये निकल आया आपका 25% CaCO3 प्रेजेंट है मिक्सचर के अंदर। तो आपको जब भी सवाल दे रखा हो, आपको यही करना है कि इसको कन्वर्ट करिए किसके अंदर, एक डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, कि अब दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 कि 0.7 ग्राम ऑफ Na2CO3 डॉट XH2O is
dissolved in water and made up to 100 ml. 10 ml of this solution is diluted to 100 ml. Now, now 10 ml of this diluted solution requires 1.98 ml of N by 100 SCl for complete neutralization. Then find X. ये सवाल है, तो ये भी बहुत आसान सवाल है, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, सारी सिचुएशन को एक डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। किस तरह से कि आपको सवाल के अंदर दे रखा था कि 0.7 ग्राम है कौन, Na2CO3.XH2O। इसको आपने डिसॉल्व करा पानी के अंदर और कितना बना लिया, 100 ml बना लिया। अब इस 100 ml में से आपने कितना निकाला, 10 ml निकाला। कहाँ से दिख रहे हैं, द 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। और इसको फर्दर क्या कर लिया बेटा, डाइल्यूट कर लिया है। क्या कर लिया है, फर्दर डाइल्यूट कर लिया है और बना दिया है कितना, 100 ml। और इस 100 ml में से हम क्या करते हैं, 10 ml को बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं, 10 ml को बाहर निकालते हैं और इस 10 ml की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, 1.98 ml ऑफ N by 100 SCl के साथ। फिर से आप क्या करिए, रेक्टो एनालिसिस करिए और स्टार्ट हो जाइए। इस तरह से कि यहाँ जो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स होंगे वो कितने होंगे, 1.98 होल डिवाइडेड बाई 100 हो। तो इस 10 ml में भी कितने रहेंगे, 1.98 होल डिवाइडेड बाई 100 नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स रहेंगे। तो अगर 10 ml में इतने हैं तो 100 ml में कितने होंगे, इंटू 10 कर देंगे सीधे सीधे, तो 1.98 होल डिवाइडेड बाई 10 आ जाएंगे 100 ml के अंदर। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या हुआ है, डाइल्यूशन हुआ है। डाइल्यूशन होने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपने वाटर ऐड करा है, तो नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होंगे। तो यानी कहने का मतलब है सिर्फ इतना कि जितने नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स यहाँ पर हैं उतने ही नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स कहाँ रहेंगे, इस 10 ml में भी रहेंगे। यानी ये जो 10 ml प्रेजेंट है इसके अंदर भी जो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स आएंगे वो कितने आएंगे, 1.98 होल डिवाइडेड बाई 10 आएंगे। अब अगर इस 10 ml में जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हैं वो 1.98 होल डिवाइडेड बाई 10 है, तो इस 100 ml में कितने होंगे, इस 100 ml में होंगे इसके 10 गुना, यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकल कर आए 1.98 होल डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10, यानी दैट इज 1.98। तो आपको नंबर ऑफ मिल्क इक्विवेलेंट्स पता चल गए किसके, Na2CO3 के। अब आपको क्या करना है, बस इसी के करस्पॉन्डिंग आगे की कैलकुलेशन कर दीजिए। किस तरह से, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 इज इक्वल टू 1.98। वेट दे रखा था 0.7 ग्राम, इक्विवेलेंट मास Na2CO3 का मोलर मास प्लस 18x यानी कि वाटर होल डिवाइडेड बाई एन फैक्टर इनटू 1000 इज इक्वल टू 1.98। यहाँ से आप जब x सॉल्व करेंगे तो सम वॉट निकल कर आएगा 33.3 के बराबर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं किसके, सिंपल टाइट्रेशन के। अब यहीं के यहीं बात कर लेते हैं किसकी, बैक टाइट्रेशन की, कि ये बैक टाइट्रेशन क्या होता है। तो बैक टाइट्रेशन बहुत ही ज्यादा आसान है। आप इसको इस तरह से समझिए, कोई भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी अगर एक्सेस में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। किस तरह से, जरा देखो कि ब्यूरेट था, क्या है, ब्यूरेट है। और इस ब्यूरेट की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अननोन सॉल्यूशन की रिएक्शन करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये मेरा अननोन सॉल्यूशन, इसकी रिएक्शन में क्या कराता हूँ, विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कराता हूँ।
और सिंपल टाइट्रेशन में मैं जैसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट आता है, एंड पॉइंट आता है, रुक जाता हूँ। लेकिन सोचो क्या हो अगर मैं किसी कारणवश ना रुक पाऊँ। इसको ऐसे समझो कि ये एसिड था, सपोज करो ये कैसा था, बेस था। अब आप इस एसिड में क्या करते जा रहे हैं, इस एसिड में आप बेस को डालते चले जा रहे हैं। एक पॉइंट आएगा जहां पर एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा और नेचर ऑफ द सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। और जैसे ही आप सर्टेन एक दो बूंद एक्स्ट्रा डालेंगे तो वो बेसिक सॉल्यूशन होने के कारण जो इंडिकेटर होगा अपना कलर को चेंज कर देगा। लेकिन क्या हो कि आप ये टंकी को बंद करना क्या हो भूल जाए, यहाँ जो स्टॉपर है उसको बंद करना भूल जाए, तो आपका जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है दैट इज ऑफ बेसिक नेचर, वो चलता ही चला जाएगा इस अननोन सॉल्यूशन के अंदर। और इस सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक से कैसा कर देगा, वो बेसिक कर देगा। और जब इस पूरे सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो गया, बेसिक हो गया, तब आपको एक नया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेना पड़ेगा एसिडिक टाइप का, इसको क्या करने के लिए, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए। तो इसी प्रोसेस यानी इसी गलती को जहां पर आपको क्या करना पड़े, एक बार और टाइट्रेशन का करना पड़ जाए, उसी को क्या बोलते हैं, बैक टाइट्रेशन बोलते हैं। यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कभी भी कोई भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी या क्वांटिटी या एंटिटी कैसी हो, एक्सेस में हो, और आपको टाइट्रेशन का प्रोसेस दोबारा करना पड़ जा रहा है, तो उसी प्रोसेस को, मतलब उसी पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे, बैक टाइट्रेशन बोलेंगे। तो बस इतना याद रखिए कि कॉन्सेप्ट ऑफ बैक टाइट्रेशन, जो कॉन्सेप्ट है किसका, बैक टाइट्रेशन का, दैट कम्स इनटू द पिक्चर ओनली व्हेन आइदर acid or base is in एक्सेस। अगर इन दोनों में से कोई एक्सेस में होगा तभी हम क्या करेंगे, बैक टाइट्रेशन के कॉन्सेप्ट को एप्लीकेबल करेंगे, यानी लगाएंगे। तो देखो जरा क्वेश्चन के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं कि दे रखा हो जैसे 10 ml ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इज diluted to 100 ml, 25 ml of this solution। अब शायद आपके दिमाग में एक वर्चुअल डायग्राम बनना स्टार्ट हो गया होगा, of this solution is mixed with 50 ml of 0.5 normal NaOH solution। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, देखो यहाँ पर टाइट्रेशन हो चुका है, लेकिन क्या हुआ, कुछ दिक्कत हुई, जिसके कारण जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसको रिक्वायरमेंट है 0.256 ग्राम ऑफ Na2CO3 की फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, आपसे पूछ रहा है फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4। देखो किस तरह से, पहले तो सिचुएशन को फ्रेम करो कि 10 ml आपने क्या लिया, H2SO4 लिया, उसको डाइल्यूट करके कितना बना दिया, उसको डाइल्यूट करा, ये 10 ml लिया, इसमें क्या करा, वाटर ऐड करा, यानी डाइल्यूट करा, और उसको कितना बना दिया, इस डाइल्यूटेड टू 100 ml। इसको 100 ml बनाने के बाद इसमें से कितना निकाल लिया, 25 ml बाहर निकाल लिया। अब इस 25 ml की रिएक्शन आप कराते हैं किसके साथ, 50 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन के साथ कराते हैं। अब आपने यहाँ कहाँ रिएक्शन कराई है, इस पॉइंट पर ही तो रिएक्शन कराई है कि नहीं, बोलिए, यहाँ आपने क्या करा दी, रिएक्शन करा दी। अब जब आपने यहाँ पर रिएक्शन करा दी तो आप क्या देखेंगे कि इसके मिली इक्विवेलेंट इसके बराबर हो जाने चाहिए थे सिंपल टाइट्रेशन। लेकिन आप जब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, अब ये जो सॉल्यूशन बनकर आ रहा है, इस सॉल्यूशन को रिक्वायरमेंट है किसकी, इस सॉल्यूशन को फर्दर रिक्वायरमेंट है बेटा किसकी, 0.256 ग्राम ऑफ Na2CO3 की कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो अब इससे आपको पता लगाना पड़ेगा Na2CO3 का नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर, H2SO4 का नेचर कैसा है, एसिडिक, NaOH का नेचर कैसा है, बेसिक। तो यानी इस 25 ml में जो मिली इक्विवेलेंट्स रहेंगे एसिड के, वो न्यूट्रलाइज करेंगे 50 ml ऑफ NaOH को और 0.256 ग्राम ऑफ Na2CO3 को। देखो, तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इन 25 ml कितना होगा, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ
NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 के बराबर होगा। ठीक है, तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH कितना, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम 50 इंटू 0.5, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 कितना, वेट इन ग्राम 0.256 होल डिवाइडेड बाई Na2CO3 का इक्विवेलेंट मास कितना होगा, 106 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1000 के बराबर मिली इक्विवेलेंट्स हो गए। अब ये टोटल वैल्यू आप जब कैलकुलेट करेंगे तो निकल कर आएगी कितनी, 29.8। तो कहने का मतलब ये निकल कर आया, क्या निकल कर आया कि इस 25 ml में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने हैं, 29.8 है। तो इस 100 ml में कितने होंगे, कितने होंगे, इस 100 ml में जो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स होंगे वो 29.8 इंटू 4 होंगे। और इस पॉइंट पे तो डाइल्यूशन ही हुआ था क्योंकि आपने वाटर ऐड करा था, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इस 100 यानी इसके अंदर भी, इस 10 ml ऑफ H2SO4 के अंदर भी कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होंगे, 29.8 इंटू 4 मिली इक्विवेलेंट्स होंगे। और इसकी वैल्यू अगर निकालोगे निकल कर आएगी 119.2 मिली इक्विवेलेंट्स होंगे। तो आपसे पूछ रहा है बताइए नॉर्मेलिटी क्या होगी, तो सिंपल है, नॉर्मेलिटी क्या होगी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो 119.2 होल डिवाइडेड बाई 10, यही इसका क्या रहेगा, नॉर्मेलिटी रहेगी। ठीक है, ये हमारा, इसके साथ दो तरह के टाइट्रेशन समाप्त होते हैं, कौन कौन से, सिंपल टाइट्रेशन और बैक टाइट्रेशन। बस इतना याद रखना है कि सिचुएशन को क्वेश्चन के हिसाब से डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करिए, फ्रेम करिए। सिंपल टाइट्रेशन में कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा और बैक टाइट्रेशन में एक क्वांटिटी एक्सेस में होगी। एज पर द क्वेश्चन आपको क्या कर लेना है, उसको अपने अकॉर्डिंग फ्रेम कर लेना है और खुद विजुलाइज करना है कि किसने किसको न्यूट्रलाइज करा होगा। और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की हेल्प से आपको क्या कर लेना है, सारी सिचुएशन को एक जगह लिखकर रिप्रेजेंट कर लेना है। अब बचा है हमारा डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन और रिडॉक्स टाइट्रेशन, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।